एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन सुमी से होती है। वो बहुत सारे पेडिंग बोर्ड्स को खींचते हुए आ रही होती है। इसके बाद हम हमारी कहानी का हीरो केंतो को देखते हैं। वो अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ पेडिंग सीखने आया था, जिनमें से एक का नाम मोमुरो होता है और दूसरा का उसामा। हम देखते हैं सुमी पेडिंग बोर्ड्स को लेकर उनके पास आती है और कहती है, मैं तुम लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ। मोमुरो बोलता है, पर सोशल मीडिया पे हमने जिसको देखा था वो तो अलग दिख रही थी, उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आई हूँ। फिर वो तीनों को पेडिंग सिखाने में लग जाती है, पर उसामा और केंतो पानी में गिर जाते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसामा एक रूड बॉय है। वो सही से बात तक नहीं कर रहा था, लेकिन केंतो और मोमुरो बहुत अच्छे थे। अब गलती से मोमुरो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, पर सुमी उसे बचा लेती है। वहाँ से वापस आने के बाद सुमी बोर्ड्स को साफ कर रही होती है, जो देखकर केंतो भी साफ करने लगता है। सुमी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं मानता है। लेकिन उसामा और मोमुरो उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए सुमी केंतो को जाने के लिए बोलती है। केंतो उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। वापस आते टाइम मोमुरो गलती से एक आदमी को धक्का दे देता है। वो आदमी इस बात से बहुत भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारे वजह से मुझे चोट लग गई है, हॉस्पिटल का पैसा निकालो। केंतो कहता है, पर तुम तो इंजर्ड नहीं लग रहे हो। वो आदमी ये सुनकर उसका कलर पकड़ लेता है। तभी एक चप्पल उड़ता हुआ आकर उसके सर पे लगता है। हम देखते हैं चप्पल फेंकने वाली सुमी है। वो उस आदमी के पास आकर बोलती है, माफ करना, मैं बहुत तेज भाग रही थी ना, इसीलिए चप्पल पैरों से निकल गई। वो आदमी गुस्से में बोलता है, तुम हो कौन? मैं यहाँ की लोकल इंस्ट्रक्टर हूँ, ये लोग मेरे कस्टमर्स हैं। वो आदमी सुमी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था, लेकिन सुमी उल्टा उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसको जल्दी से निकल जाने को बोलती है। वो आदमी डर कर भाग जाता है। मोमुरो उनको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। सुमी उनको केयरफुल रहने को बोलकर चली जाती है। अब हमें ताकुमी नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। वो और सुमी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमें पता चलता है सुमी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन ताकुमी को इस बारे में पता नहीं था। सुमी ने कभी उसे बताया ही नहीं था। वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। उसके बाद ताकुमी चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमी बीच पे आकर साफ सफाई करने लगती है। वहाँ पे सुमी की फ्रेंड आयरी आती है। वो भी सफाई का काम कर रही थी। आयरी उसे बताती है कि वो ऑनलाइन किसी को डेट कर रही है। तभी वहाँ पे उनकी तीसरी फ्रेंड रिसा आती है और पूछती है, कौन किसको डेट कर रहा है? सुमी कहती है, आयरी कर रही है। वो तीनों इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। आयरी रिसा से कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए भी एक प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लेंगे। नहीं यार, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। क्या तुम भी ऐसा सोच रही हो सुमी? एक काम करो, तुम जाओ और ताकुमी को सब बता दो। अभी नहीं यार, मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ताकुमी को देखते हैं, जो किसी और के ख्यालों में डूबा हुआ था। सुमी घर वापस आती है तो आयरी उसे कॉल करके बोलती है, मैं पार्टी पे जाने वाली हूँ, लेकिन तुम और रिसा भी मेरे साथ चलोगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बता दिया है। सुमी मना करके बोलती है, मेरे पास पार्टी पे जाने के लिए ड्रेस ही नहीं है, तुम तो सिंपल कपड़ों में भी अच्छी दिखती हो। सुमी उसे फिर से मना करने जा रही थी, पर तभी आयरी के पास एक कस्टमर आ जाता है, इसीलिए वो फोन कट कर देती है। हम देखते हैं सुमी के डैड और भाई सब कुछ सुन रहे थे, इसीलिए वो उसके पास आकर बोलते हैं, तुम पार्टी पे जा रही हो क्या? सुमी कहती है, अगर मैं जाऊंगी तो इस कैफे को कौन संभालेगा? उसके डैड बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम दोनों है ना। फिर वो जबरदस्ती सुमी को पार्टी पे भेजते हैं। सुमी खाना वगैरह रेडी करके बाहर निकलती है तो देखती है एक लेडी अपने घर का चाबी ढूंढ रही है। हमारी सुमी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की होती है ना, तो वो बिना हेल्प किए कैसे जा सकती थी। इसीलिए उस लेडी की मना करने के बाद भी वो चाबी ढूंढने में लग जाती है। चाबी ढूंढते ढूंढते उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर भी वो ढूंढना बंद नहीं करती है। तभी उसके डैड आकर कहते हैं, उसे चाबी मिल चुकी है, उसके बैग में ही था, तुम खुद को साफ करके जल्दी से पार्टी पे जाओ। अब सुमी आयरी की बताई हुई एड्रेस पे आती है तो देखती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला है। वो डोरबेल बजाती है तो केंतो आकर डोर ओपन करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो अंदर आती है तो उसामा और मोमुरो उसे देखकर बोलते हैं, यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? सुमी की दोनों फ्रेंड कहती है, यहाँ पे चल क्या रहा है?
क्या ये सब तुम्हारे वेडिंग स्टूडेंट है? सुमी हाँ बोलती है। ऊपर से मोमोरो कहता है वेलकम टू माई विला। फिर सब लोग मिलकर बियर पीते हैं। हमें पता चलता है कि उसामा एक डॉक्टर है, केंतो एक कंपनी में काम करता है, लेकिन मोमोरो को जब पूछा जाता है तो वो इग्नोर कर देता है। अब केंतो लड़कियों से पूछता है। एरी बताती है वो एक हेयर ड्रेसर है और सुमी का एक कैफे है। अब बातें खत्म होने के बाद सब मिलकर डिनर करते हैं। सुमी अपने साथ लाया हुआ खाना बाहर निकालती है और सबको खाने को देती है। केंतो खाना खाने के बाद बहुत तारीफ करता है। उसकी बातें सुनकर मोमोरो भी खाना खाता है, लेकिन उसामा बहुत रूडली मना कर देता है। वो कहता है ये सब पुअर पीपल का खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। पर केंतो और मोमोरो के बहुत समझाने के बाद वो खाना खाता है, लेकिन वो तारीफ नहीं करता है। इसके बाद सुमी बर्तन साफ करने जाती है। केंतो भी उसकी हेल्प करने आता है। सुमी कहती है ये घर तुम्हारा है ना? केंतो हाँ बोलता है। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में ही केंतो को पता चलता है कि सुमी वेल और फायर क्रैकर्स को बहुत पसंद करती है। उसके गले पे वेल का एक लॉकेट भी था जो उसकी मॉम ने दिया था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एरी वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि सुमी के भाई ने कॉल किया था। उनकी कैफे में एक आदमी लड़ाई कर रहा होता है और बहुत सारे कस्टमर्स भी आ गए थे जिनको वो दोनों संभाल नहीं पा रहे थे। सुमी कहती है मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। फिर वो पार्टी से चली जाती है और उस आदमी से माफी मांगकर सब कुछ आसानी से हैंडल कर लेती है। सुमी के पार्टी पे ना होने के वजह से एरी कहती है सुमी के बगैर कितना खाली सा लग रहा है। उसामा बोलता है अच्छा हुआ हेल्पर चली गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर एरी बोलती है तुम कितने मीन हो उसामा। रिसा बताती है कि कल सुमी का बर्थडे है, इसीलिए वो लोग उसे सरप्राइज देने वाले हैं। इसके बाद वो और एरी भी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मोमोरो उसामा से कहता है एरी बहुत क्यूट है ना, मुझे तो वो जंगली लगी, तुम ना सिंगल ही मरोगे, देख लेना। उसामा बोलता है मैं तो उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे हारुकी से बात कर रही थी, लेकिन रिसा और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका था। रिसा के एक्स हस्बैंड बोलता है मैं हारुकी को टोक्यो लेकर जाना चाहता हूँ, पर रिसा इसके लिए मना कर देती है। उसका एक्स हस्बैंड बोलता है मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा, सोच के बताना। फिर वो फोन कट कर देता है। रिसा इसी ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी फायर क्रैकर्स की आवाज से डरकर वो पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आकर उसे बचाता है। सुबह रिसा उठती है तो देखती है वो नेकेड है और उसके पास में एक लड़का सो रहा है। रिसा धीरे से चादर उठाकर देखती है तो घबरा जाती है। वो उस लड़के को मारने लग जाती है। लड़का कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम कल रात डूब रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाकर अपने घर लेकर आया। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने उतार दिया। रिसा कहती है पर तुमने क्यों अपने कपड़े उतारे थे? क्योंकि मैं कपड़े उतार कर ही सोता हूँ। रिसा बोलती है तुम मेरे पास क्यों सो रहे थे? लड़का बोलता है तुमने ही तो कहा था एक साथ सोने के लिए। रिसा ये सुनकर फटाक से डोर ओपन करके पूछती है सच में मैंने ऐसा कहा था क्या? तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मुझे कुछ याद नहीं है तो तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं कर रही हो। तुम्हारे आंखों में मुझे ऑनेस्टी दिख रही है। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हम सुमी को देखते हैं। उसके पास केंतो आता है। वो सुमी का कंटेनर्स वापस करने आया था। केंतो उसे बहुत काम करता हुआ देख पूछता है तुम बहुत मेहनत करती हो ना? सुमी कहती है मेरी मॉम हमें छोड़कर चली गई थी, तब से मैं अपने डैड और भाई के साथ रहती हूँ, इसीलिए बचपन से ही मुझे काम करने का आदत है। केंतो बोलता है सुनकर बुरा लगा। अरे तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे ताकुमी आता है। वो केंतो को देखकर पूछता है क्या तुम इसको जानती हो? हाँ वो मेरी एक फ्रेंड का फ्रेंड है। सुमी केंतो से कहती है ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर ताकुमी उसे एक गिफ्ट देकर बर्थडे विश करता है। सुमी गिफ्ट देकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है क्या तुमने ये खुद बनाया है? ताकुमी हाँ बोलता है और उसे डिनर पे इनवाइट करता है। फिर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद एरी और रिसा उसके पास आते हैं। एरी रिसा से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर मोमोरो का नहीं है, उन दोनों लड़कों में से किसी का है।
वो सुमी से भी पूछती है तुम्हें क्या लगता है। सुमी बोलती है पता नहीं यार। अब रिसा उनको अपने साथ हुई घटना के बारे में बता देती है। एरी पूछती है क्या तुम उस लड़के को जानती हो, मुझे तो उसका नाम तक पता नहीं है। फिर सुमी भी उन दोनों को बता देती है कि ताकुमी ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। सुमी कहती है मैं उसे आज अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी, प्लीज तुम दोनों मुझे थोड़ा सा हिम्मत दो। वो दोनों उसे छूकर बोलती हैं ये लो हो गया। इसके बाद सुमी अच्छे से रेडी होकर डिनर के लिए जाती है और ताकुमी का वेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की बुलाती है। वो उसे देखकर रुक जाता है। वो उस लड़की को जिस तरह से देख रहा था उससे साफ साफ पता चल जाता है कि वो उस लड़की को लाइक करता है। दरअसल उस लड़की का साइकिल खराब हो गया था, इसीलिए वो ताकुमी से हेल्प मांगती है। ताकुमी साइकिल ठीक करने में लग जाता है और बेचारी सुमी उसके इंतजार में भूखी प्यासी रेस्टोरेंट पे अकेली बैठी हुई थी। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ताकुमी जब नहीं आता है वो उसे मैसेज करती है, पर वो मैसेज रीड ही नहीं करता है। करता भी कैसे, वो बेचारा तो अपनी गर्लफ्रेंड की साइकिल ठीक करने में लगा पड़ा था। अब साइकिल ठीक करने के बाद वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम दोबारा मिल सकती हो। लड़की कहती है देखो मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमी वेट कर करके थक जाती है और फाइनली रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, लेकिन तभी ताकुमी भीगते हुए उसके पास आता है। सुमी कहती है तुम कहाँ पे थे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही थी, तुमने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया। ताकुमी बोलता है मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मुझे लगा तुम घर चली गई होगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्यों नहीं, कोई भी इंसान इतनी देर तक वेट करेगा तो गुस्सा हो जाएगा, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। तुम्हें क्यों गुस्सा नहीं आया। अब सुमी हिम्मत जुटाकर फाइनली बता देती है कि वो उसे लाइक करती है। ताकुमी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहता है माफ करना, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, मैं तो तुम्हें एक लड़की तक नहीं समझता हूँ। सुमी ये सुनकर ड्रामा करते हुए बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कितना सीरियस हो गए यार, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, मुझे तुम्हारी बातें सच लगा था। सुमी ऐसा कुछ नहीं है बोलकर उसे छाता दे देती है और खुद बारिश में भीगकर रोते हुए घर की तरफ जाने लगती है। उस बेचारी का दिल पूरी तरह से टूट गया था। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं सुमी रोते हुए घर चली आती है। वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। फिर सुबह उसके डैड उसे एक जगह फूड डिलीवर करने को बोलते हैं। सुमी जहाँ पे आई थी वो एक एक्वेरियम होता है, इसीलिए वो मछलियों को देखने लगती है। तभी उसे आयरी मैसेज करके पूछती है कल का डिनर कैसा रहा। सुमी उसे सब कुछ बता देती है। अब सुमी पीछे पलटती है तो केंतो को देखती है, वो भी वहाँ पे आया था। वो दोनों फिर से एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं। सुमी उसे हेलो बोलती है। इसके बाद वो दोनों सनसेट देखने के लिए जाते हैं। केंतो कहता है यह कितनी ब्यूटीफुल है ना। सुमी ये सुनकर उसे समंदर में लेकर आती है क्योंकि वहाँ से सनसेट और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे केंतो और सुमी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। केंतो कहता है वो सब तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। एरी उन दोनों को पास आने को बोलती है। सुमी खुश होकर उनके पास जा रही थी, पर तभी उसका चप्पल टूट जाती है। केंतो ये देखकर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। फिर वो न्यू चप्पल निकाल कर उसे देता है जो बिल्कुल उसके लॉकेट के डिजाइन का था। सुमी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। केंतो उसे अपने हाथों से चप्पल पहनाता है और बोलता है मैं ये टाउन छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ। फिर वहाँ पे बाकी सब भी आ जाते हैं और सब लोग मिलकर फायर क्रैकर्स को देखने लगते हैं। अब सुबह सुमी रिसा और आयरी को बता देती है कि ताकुमी उसे एक लड़की तक नहीं समझता है। वो दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं इसका मतलब तुम गिव अप कर लोगी क्या। सुमी ये सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है मैं उस जैसे लड़के से प्यार क्यों करती हूँ। उसकी दोनों फ्रेंड्स आकर उसे संभालती हैं। एरी कहती है मुझे तो लगता है केंतो तुमको पसंद करता है, इसीलिए वो तुम्हें गिफ्ट दिया है।
सोमी बोलती है, तुम कुछ भी सोच रही हो। एरी और रिसा मिलकर उसे चिढ़ाने लग जाती हैं। सोमी कहती है, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। वो तीनों केंतो के बारे में बात कर ही रहे थे कि वो वहाँ पे आ जाता है। रिसा उसे देखकर पूछती है, तुम अभी तक वापस नहीं गए क्या? केंतो बोलता है, मैं कुछ दिन और यहाँ पे रहना चाहता हूँ। एरी बोलती है, तुम परफेक्ट टाइम पे आए हो। सुमी तुम्हारा नंबर मांग रही थी। केंतो ठीक है बोलकर फोन निकाल रहा था, लेकिन सुमी बहाना बनाकर भाग जाती है। पर केंतो सीधे सुमी के कैफे पे आ जाता है। वो सुमी का भाई काइतो को बोलता है, मैं तुम्हारी सिस्टर का फ्रेंड हूँ, मुझे हेल्प करने दो। दरअसल वो काउंटिंग नहीं कर पा रहा था, इसीलिए केंतो उसकी हेल्प करता है। सुमी वहाँ पे आती है तो केंतो को देखकर शॉक्ड हो जाती है। केंतो उसे हेलो बोलता है। सुमी और उसकी फैमिली केंतो की हेल्प करने की वजह से थैंक्स बोलते हैं। काइतो केंतो से इम्प्रेस होकर बोलता है, तुम यहाँ पे डेली आना और मेरी हेल्प करना। तभी वहाँ पे ताकुमी भी आ जाता है। वो सुमी को अपने साथ फेस्टिवल पे चलने को बोलता है। सुमी हाँ बोलती है। फिर वो एरी को फोन करके इस बारे में बता देती है। एरी उसे अपने पास बुलाती है और बहुत अच्छे से उसका मेकओवर करती है। हम देखते हैं सुमी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। इसके बाद वो ताकुमे के साथ फेस्टिवल पे जाती है। वो दोनों थोड़ा बहुत घूमने के बाद खाना खाते हैं, लेकिन तभी ताकुमी हासेगावा को देख लेता है। यह वही लड़की है जिसका साइकिल वो ठीक कर रहा था। हासेगावा अपने हस्बैंड के साथ आई थी। ताकुमी ये देखकर उसके पास आता है। हासेगावा का हस्बैंड पूछता है, क्या ये तुम्हारा स्टूडेंट है? वो हाँ बोलती है। ताकुमी कहता है, मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ बताने जा रहा था, लेकिन तभी सुमी आकर उसे रोक लेती है और कहती है, वो क्या है ना, हम दोनों हमेशा बदमाशियाँ करते थे और फेल भी हो जाते थे। हासेगावा का हस्बैंड बोलता है, ओ ऐसी बात है क्या? सुमी कहती है, हम दोनों यहाँ पे डेट पे आए हैं। वो दोनों ये सुनकर बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ताकुमी का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए वो बिना बात किए चुपचाप खड़ा रहता है। सुमी उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है, रुको मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। फिर वो ड्रिंक खरीदने चली जाती है, लेकिन वो जब वापस आती है तो देखती है ताकुमी वहाँ से गायब था। वो बेचारी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। हम देखते हैं ताकुमी तो हासेगावा के पास आया था। वो कहता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हासेगावा बोलती है, देखो मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ रही हूँ, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उन दोनों की बातें केंतो सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सुमी अकेला इधर उधर भटक रही होती है। तभी वो केंतो को देखती है और उसे बुलाती है। केंतो उसे देखकर बस देखते ही रह जाता है। सुमी कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? केंतो कुछ नहीं बोलता है और पूछता है, तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड कहाँ गया है? सुमी बोलती है, उसे कुछ काम था इसीलिए चला गया, लगता है वो वापस नहीं आएगा। फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उन दोनों के फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो लोग भी घूमने आए थे। रिसा और एरी उसे केंतो के साथ देखकर पूछती हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ताकुमी किधर है? उसे कुछ काम था इसीलिए वो चला गया। वो दोनों कहती हैं, हम समझ गए। इसके बाद वो सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं। केंतो एक गिफ्ट जीतकर सुमी को देता है। हम देखते हैं एरी को एक लड़का देखकर बोलता है, तुम तो बहुत बदल गई, न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया क्या? उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। वो लड़का एरी को जबरदस्ती अपने साथ चलने को बोलता है। सुमी ये देखकर उसे बचाने आती है, लेकिन वो लड़का उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और केंतो का गिफ्ट टूट जाता है। फिर वहाँ पे केंतो आकर उसे रोकता है, पर वो गुंडा लड़का उसको भी मारता है। वो एरी को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन तभी ताकुमी आ जाता है और बाकी दो लड़के भी, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। एरी सबको परेशान करने के लिए माफी मांगती है। उसामा बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद सुमी केंतो के चोट पे दवाई लगाती है। फिर ताकुमी और केंतो उसे घर छोड़ने आते हैं। उसके अंदर जाने के बाद ताकुमी केंतो से कहता है, तुम सुमी की ज्यादा करीब आने की ट्राई मत करो।
तुम्हारी दुनिया से हम बिल्कुल अलग हैं। वैसे भी तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। केंतो बोलता है, तुम भी तो उसे अकेला छोड़कर चले गए थे ना। ताकुमी ये बात सुनकर कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है। अब सुबह रिसा काम करते टाइम फिर से उस लड़के से मिलती है जिसने उसकी जान बचाया था। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। हमें पता चलता है उस लड़के का नाम हायाकावा है। वो अपने कपड़े क्लीन करवाने के लिए आया होता है। रिसा वहाँ पे क्लीनिंग का काम करती है। उसका एक फ्रेंड बोलता है, यार तुम तो बहुत पॉपुलर हो, लड़कियां तुम पे मरती हैं। हायाकावा उसे चुप करवा कर पीछे की तरफ से रिसा के पास आता है। रिसा उसे देखकर बोलती है, तुम एक लाइफ गार्ड हो ना। वो हाँ बोलता है और डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देता है। रिसा अचानक से ऐसी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। हायाकावा बोलता है, उस दिन से ही मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। रिसा कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर वो अंदर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ केंतो फिर से सुमी के पास आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार नहीं करती हो? वो उससे पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार नहीं करती हो? सुमी बोलती है, मेरे पास प्यार ब्यार के लिए टाइम नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा सा लोनली फील करती हूँ। तभी सुमी को उसके डैड बुलाते हैं और वो चली जाती है। इसके बाद हम ताकुमी को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। तभी उसके पास सुमी आती है और उसे बात करने लगती है, लेकिन ताकुमी अचानक से उसे किस कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं ताकुमे के अचानक से किस करने के वजह से सुमी उस पर बहुत भड़क जाती है और गुस्से में वहाँ से चली आती है। फिर रात को वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है जहाँ पे वो सब मिलकर पटाखे फोड़ने वाले थे, पर सुमी को उसके डैड मैसेज करते हैं और जल्दी से घर आने को बोलते हैं क्योंकि काइतो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सुमी घर चली आती है और काइतो के लिए खाना बनाती है। केंतो को सुमी के बगैर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उसके घर के बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगता है। सुमी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। केंतो उसे बाहर बुलाता है। फिर वो दोनों बीच के पास जाते हैं जहाँ पे केंतो प्रोजेक्टर की हेल्प से सुमी को वेल मछलियाँ दिखाता है क्योंकि उसे पता था सुमी को वो मछलियाँ बहुत पसंद है। सुमी मछलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। केंतो बोलता है, उस दिन मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे पाया था। ऐसा बोलकर वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर सुबह हम तीनों लड़कियों को साफ सफाई करते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ पे हायाकावा आता है। वो रिसा को देखकर उससे बात करने का ट्राई करता है। उन दोनों को साथ में देखकर आयरी और सुमी बहुत खुश हो जाती हैं। हायाकावा के जाने के बाद वो दोनों रिसा को चिढ़ाने लग जाती हैं। सुमी घर आती है तो केंतो उससे मिलने आता है। तभी काइतो आकर बताता है कि सुमी पेडिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई है। सुमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सुमी बोलती है, अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी तो कैफे को रेनोवेट करूंगी। केंतो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने को बोलकर घर चला जाता है। इसके बाद हम आयरी को देखते हैं। वो भी हेयर स्टाइलिस्ट कंपटीशन पे जाने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, इसीलिए मोमोरो को फोन करके सब कुछ बता देती है। मोमोरो उसे टोक्यो आने को बोलता है। एरी हाँ बोलकर उससे मिलने आती है। मोमोरो उसे एक बहुत बड़े हेयर सैलून पे लेकर आता है, लेकिन एरी अंदर जाने से मना करती है। वो कहती है, मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, तुम सिर्फ मेरे साथ अंदर चलो बोलकर मोमोरो उसे लेकर जाता है और उसकी हेयर स्टाइल चेंज करवाता है। एरी न्यू हेयर स्टाइल में बहुत अच्छी दिख रही थी। मोमोरो उसे बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स देता है। दूसरी तरफ सुमी जोरों शोरों से कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। अब उसके पास ताकुमी आता है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। सुमी उसे माफ कर देती है और बोलती है, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो ताकुमी को कैफे का छत दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खराब हालत में था। ताकुमी कहता है, जल्दी से इसे चेंज करवा दो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एरी और मोमोरो को दिखाया जाता है। एरी एक होटल पे रहने जाती है, लेकिन वहाँ का रूम खाली नहीं होता है, इसीलिए मोमोरो उसे अपने साथ चलने को बोलता है। एरी मना करके बोलती है, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर वो अकेली जाने लगती है। उसे अकेली देखकर एक लड़का उसके पास आता है और अपने साथ चलने को बोलकर जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी वहाँ पे मोमोरो आ जाता है। उसे देखकर वो लड़का चला जाता है। मोमोरो कहता है, बहुत लेट हो चुकी है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर आता है। एरी वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है उसामू भी वहाँ पर है।
उसामू मोमोरो को साइड पे ले जाकर बोलता है, तुम उसे मेरे घर पे क्यों लेकर आए हो? मोमोरो कहता है, तुम्हें तो पता है ना मेरा घर कैसा है, मैं उसे वहाँ पे कैसे लेकर जा सकता हूँ। एरी उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? वो दोनों घबरा कर बोलते हैं, कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ रिसा को रिवर के पास देखकर हायाकावा बोलता है, फिर से गिरने का इरादा है क्या? रिसा बचाने के लिए तुम हो ना बोलकर झुक जाती है। हायाकावा ये देखकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे अवसर देकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ जरूर कुछ हुआ है। दरअसल वो हारुकी को लेकर चिंता कर रही थी क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड हारुकी को अपने पास रखना चाहता था। अब हम ताकुमी और सुमी को देखते हैं। ताकुमी अभी तक उसके साथ ही था। तभी वहाँ पे सुमी के डैड आते हैं और बताते हैं कि सुमी ने जो पैसे कंपटीशन के लिए रखा था वो उन्होंने खर्च कर दिया क्योंकि उनका एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल बिल पे कर दिया। सुमी कहती है, कोई बात नहीं डैड, आपने अच्छे काम के लिए पैसे खर्च किया है। पर ताकुमी और उसके डैड को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। उस बेचारी ने बहुत मेहनत करके पैसे बचा कर रखे थे। वहीं दूसरी तरफ उसामू अपने लिए बिस्तर लगा रहा था। एरी उसे देखकर बोलती है, मुझे पता है यह घर तुम्हारा है, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ओसामू बोलता है, उसने मुझे हेल्प के लिए पूछा था, मुझे पता है वो बंगला भी मोमोरो का नहीं है। वैसे तुम लोगों को मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं। मोमोरो उन दोनों की बातें सुन रहा था। एरी कहती है, मोमोरो बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए तो मैं उसको पसंद करती हूँ। मोमोरो ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा और हायाकावा को दिखाया जाता है। रिसा उसके घर आई थी। वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद हायाकावा उसे किस करता है। दूसरी तरफ मोमोरो एरी के पास आकर उसे देखने लगता है। तभी वो नींद से जग जाती है। मोमोरो बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो ना? मैंने तुम दोनों की बातें सुन लिया था, क्या मैं तुमको किस कर सकता हूँ? ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा था, पर एरी उसे रोककर बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं लूस वुमेन जैसी जरूर दिखती हूँ पर हूँ नहीं। मोमोरो उसे सॉरी बोलकर सोने चला जाता है। हम देखते हैं उसामा सब कुछ सुन रहा था। अब सुबह रिसा उठती है तो हायाकावा उसे किस करके उसका नाम लेता है। रिसा कहती है, तुम मेरा नाम मत लो, मैं भी तुम्हारा नाम भूल चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि हम दोनों फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, इसलिए रिसा ऐसा बोल रही थी। इसके बाद हम केंतो को देखते हैं। वो सुमी को एमुलेट देने आया था कंपटीशन जीतने के लिए। सुमी कहती है, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कंपटीशन में नहीं जा रही हूँ। केंतो पूछता है, क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे डैड और भाई अकेला हो जाएंगे। वो लोग खुद से खाना तक कुक नहीं कर पाते हैं। केंतो बोलता है, तुम बस एक्सक्यूजेस ढूंढ रही हो कंपटीशन पे ना जाने के लिए। सुमी ये सुनकर गुस्से में बोलती है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तब पता चलता। तुम्हारी फैमिली रिच है, इसीलिए तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाता है। मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना चाहती हूँ, वैसे भी हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। ऐसा बोलकर वो एमुलेट वापस करके अंदर चली जाती है। घर आकर केंतो सुमी के बारे में सोचने लगता है। फिर वो उनके कैफे में आता है और काइतो को एक गिफ्ट देकर बोलता है, तुम सुमी को दे देना, ये वही गिफ्ट है जो टूट गया था पर केंतो ने उसे ठीक करवा दिया था। काइतो बोलता है, क्या तुम सुमी से नहीं मिलोगे? वो मुझे देखकर खुश नहीं होगी। वैसे मैंने सुना है कि वो कंपटीशन पे नहीं जा रही है। हाँ, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। डैड ने कंपटीशन के पैसे खर्च कर दिया, इसीलिए वो नहीं जा रही है। केंतो को सच्चाई जानकर बहुत बुरा लगता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही सुमी को जज किया था। काइतो पूछता है, क्या तुम टोक्यो वापस जा रहे हो? केंतो हाँ बोलता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमी आती है। वो केंतो की गिफ्ट देखकर पूछती है, ये किसने लाया? काइतो बोलता है, ये केंतो ने लाया था, वो आज टोक्यो चला गया। अब हम केंतो को देखते हैं। वो टोक्यो पहुंच चुका था। उसका एक प्रेजेंटेशन था। हम यहाँ पे उसके पेरेंट्स को देख पाते हैं। केंतो के डैड बोलते हैं, अच्छे से काम करना ताकि लोग ये ना बोले कि तुम सीईओ के बेटा हो, इसीलिए प्रेजेंटेशन में पास हो गए। ये तुम्हारे लिए और कंपनी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। केंतो हाँ बोलकर काम पे लग जाता है। अब हमें रिसा को दिखाया जाता है। उसका बेटा हारुकी वापस आ जाता है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड बोलता है, एक बार फिर से सोचकर देखो, हारुकी मेरे पास रहेगा तो
ज्यादा अच्छे से रहेगा। रिसा बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ? अब रात को हारुकी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। रिसा जिस डॉक्टर के पास आई थी वो हायाकावा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। दरअसल वो लाइफ गार्ड के साथ साथ एक डॉक्टर भी होता है। रिसा कहती है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हायाकावा हारुकी की चेकअप करता है। अब अगले दिन से वहाँ पे बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। केंतो को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो सुमी को मैसेज करके उसकी हालचाल पूछता है। पर बहुत टाइम होने के बाद भी सुमी मैसेज रीड नहीं करती है। केंतो ये देखकर परेशान हो जाता है और उसको फोन करता है, पर तभी सुमी छत ठीक करने के लिए बाहर आई थी। हम देखते हैं उसे चोट लगने ही वाली थी कि तभी ताकुमी आकर उसे बचा लेता है। वो सुमी को डांटते हुए बोलता है, सब कुछ अकेली करने की क्या जरूरत है? दरअसल सुमी के डैड और भाई घर पे नहीं थे। सुमी कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ताकुमी बोलता है, मुझे फिक्र हो रही थी। सुमी कहती है, तुम्हें कैफे को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ताकुमी बोलता है, मुझे कैफे का नहीं तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सीन यहीं पे कट हो जाती है और हमें केंतो को दिखाया जाता है। वो बेचारा सुमी की फिक्र में टोक्यो से भागते हुए वहाँ आ जाता है। वो सुमी को अकेली काम करता हुआ देखकर बुलाने ही जा रहा था कि तभी वो गिर जाती है, जिसे ताकुमी पकड़ लेता है। केंतो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत सैड हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं ताकुमी और सुमी को साथ में देखकर केंतो दुखी होकर चला जाता है। उसे जाते हुए ताकुमी देख लेता है। फिर अगले दिन सुमी सोकर उठती है तो देखती है बारिश बंद हो चुकी है, इसीलिए वो कैफे को ठीक करने में लग जाती है। तभी वहाँ पे ताकुमी आता है और उसकी हेल्प करता है। सुमी उसे देखकर पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, जबकि तुम तो लेट उठते हो ना? ताकुमी बोलता है, वो सब मेरा पास्ट था, अब मैं बदल चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ केंतो को उसके डैड डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन छोड़कर भाग गया था। अब सुमी ताकुमी को लंच देकर काम पे जाने को बोलती है और खुद कैफे ठीक करने के लिए जा रही होती है। ताकुमी बोलता है, तुम खुद को इतना पुश क्यों कर रही हो? सुमी बोलती है, मैं हमेशा तुम पर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर ताकुमी कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? सुमी बोलती है, कुछ नहीं। तभी वहाँ पे एरी और रिसा भी आ जाती हैं उसकी हेल्प करने के लिए। सुमी उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। फिर तीनों मिलकर काम करने में लग जाते हैं। एरी पूछती है, तुम्हारे और केंतो के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? सुमी कहती है, उसने मुझे मैसेज किया था पर मैंने बहुत लेट रिप्लाई दिया। वैसे भी मैं उससे बहुत रूडली बात की थी, मुझे उससे माफी मांगना चाहिए। हम देखते हैं ताकुमी इस बात से चिढ़ जाता है और बोलता है, अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती तो वो जरूर तुम्हें फोन करता। एरी उसे देखकर समझ जाती है कि कहीं ना कहीं वो जेलस फील कर रहा है। वो और रिसा सुमी को इस बारे में बताते हैं पर सुमी को यकीन नहीं होती है। उसे लगता है कि ताकुमी सिर्फ उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। एरी ताकुमी को जलाने के लिए बोलती है, मैं केंतो और बाकी दोनों को हमारी हेल्प करने के लिए बुलाऊंगी। अब रात को सुमी अपने डैड को बता देती है कि उसके फ्रेंड्स कल आने वाले हैं उसकी हेल्प करने के लिए। फिर सुबह होते ही तीनों लड़के आ जाते हैं, लेकिन केंतो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। मामूरो और उसामू अंदर पहुंचकर देखते हैं कैफे की हालत सच में बहुत खराब है। एरी पूछती है, केंतो कहाँ है? मामूरो बोलता है, वो बाहर बात कर रहा है, ऑफिस से कॉल आया है। फिर वो सुमी से पूछता है, क्या तुम्हें केंतो की चिंता हो रही थी? सुमी नहीं बोलती है। मामूरो कहता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। सुमी ये सुनकर कुछ सोचने लगती है। तभी वहाँ पे केंतो आ जाता है। सुमी उसे देखकर अपनी रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे ताकुमी आ जाता है और उन दोनों को साथ में देकर सुमी को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद हम रिसा और हारुकी को देखते हैं। हारुकी हायाकावा को देखकर पुकारता है। हायाकावा उनके पास आकर बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हारुकी बोलता है, हम लोग कैफे रिपेयर करने जा रहे हैं। हायाकावा ये सुनकर बोलता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। रिसा हाँ बोलती है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग रिपेयर करने में लगे पड़े थे। सुमी को जब पता चलता है कि केंतो एक आर्किटेक्ट है, वो कहती है, ताकुमी भी एक कारपेंटर है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। ओसामू बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम एक तोड़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एक लोअली एजुकेटेड पर्सन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? ताकुमी बोलता है, केंतो को ग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं होगा।
मोमोरो बोलता है क्या तुम केंतो से जल रहे हो? तुम्हें पता है वो कंपनी का न्यू CEO बनने वाला है। केंतो उसे मना करके बोलता है वो सब बातें बताना जरूरी है क्या? दरअसल वो ये नहीं चाहता था कि बाकी लोग उससे छोटा फील करे। वो एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन था। ओसामू बोलता है सच बात तो बता रहा है। फिर वो सुमी से कहता है तुम लड़कों में बहुत फेमस हो। सुमी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ताकुमी की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद ताकुमी केंतो के पास आकर बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। केंतो हाँ बोलकर उसकी हेल्प करता है। वो ताकुमी के काम देखकर बोलता है तुम तो सच में बहुत अच्छे कारपेंटर हो। वैसे मैं जानता हूँ तुमने कुछ पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। तुम स्टॉर्म के दिन यहाँ पे आए थे ना? अच्छा तो तुमने मुझे नोटिस कर लिया। हाँ पर तुम चले क्यों गए थे? वैसे सुमी को इस बारे में पता नहीं है। मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था। मैं सिर्फ कैफे ठीक करने आया था। मुझे लगा मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दूंगा, इसीलिए चला गया। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पे सुमी आ जाती है। वो उनको पीने के लिए ड्रिंक देती है। इसके बाद सब अंदर आकर काम करने लगते हैं। मामूरो पूछता है रिसा कहाँ पे है? एरी कहती है वो थोड़ी देर बाद आएगी। उसके ऐसे बोलते ही रिसा पहुँच जाती है। उसके साथ हायाकावा को देखकर एरी और सुमी खुश होकर उनके पास आते हैं। ओसामू बोलता है तुम्हारा एक बेटा भी है क्या? हायाकावा एरी और सुमी को हेलो बोलता है। हारुकी बोलता है डॉक्टर अंकल हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। एरी कहती है तुम एक डॉक्टर भी हो क्या? हायाकावा हाँ बोलता है। केंतो बोलता है मुझे लगा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। हायाकावा कहता है आई होप ये सच हो पाता। तीनों लड़कियां उसकी ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं। हारुकी नाराज होकर बोलता है ये मेरे डर नहीं है। अब तीनों लड़कियां अंदर जाकर हायाकावा के बारे में बात करने लगती हैं। एरी और सुमी उसे चिढ़ाती है तो रिसा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक बार ही क्लोज आए थे। दोनों लड़कियां ये बात सुनकर खुश होकर चिल्लाती हैं। उनकी चीख सुनकर सारे लड़के उनके तरफ देखती हैं तो सुमी और एरी उनको हाय बोलते हैं। अब सुमी सबके लिए खाना लेकर आती है। वो ताकुमी को उसके पसंद का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइस पे डालकर देती है और कहती है तुम्हें ये फ्लेवर पसंद है ना? ताकुमी हाँ बोलता है। केंतो ये देखकर बोलता है मुझे भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। अब ताकुमी को हासेगावा का कॉल आता है तो वो बाहर बात करने चला जाता है। वो ताकुमी से कहती है क्या तुम फ्री हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ताकुमी हाँ बोलकर सुमी के पास आता है। सुमी कहती है हासेगावा का कॉल था ना, कोई बात नहीं, तुम उससे मिलने जाओ। तुमने पहले ही बहुत काम कर लिया है, तुम आराम से जाओ, हम लोग बाकी बचा हुआ काम कर लेंगे। ताकुमी हाँ बोलकर चला जाता है। हम देखते हैं हारुकी सो गया था, इसीलिए तीनों लड़कियां उसे अंदर सुलाकर धीरे धीरे बाहर चली आती हैं। मोमोरो हायाकावा से पूछता है तुम लाइफ गार्ड भी हो और एक डॉक्टर भी? हायाकावा बोलता है मुझे मेरे दोनों काम बहुत पसंद है। मामूरो कहता है ओसामू भी एक डॉक्टर है। हायाकावा बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ओसामू एक न्यू कमर था, पर वो रूडली मना कर देता है। अब काइतो स्कूल से घर वापस आता है तो ओसामू काइतो के बिहेवियर को देखकर बोलता है तुम्हारा भाई एक इडियट के जैसे बिहेव कर रहा है। जब बच्चे बिन माँ की बड़े होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। उसकी ऐसी रूड बातें सुनकर एरी बहुत गुस्सा करती है, इसीलिए रिसा और सुमी के मना करने के बाद भी वो उससे लड़ने लग जाती है और सुमी से माफी मांगने को बोलती है। ओसामू बोलता है मैंने जो कुछ भी बोला सच ही बोला। एरी को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। मोमोरो उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए आता है तो ओसामू उसका भी इंसल्ट करके बोलता है लोली एजुकेटेड लोग एक जैसे ही होते हैं। रिसा पूछती है मामूरो क्या तुम तोडाई यूनिवर्सिटी से नहीं हो? ओसामू बोलता है वो टोक्यो डाई से है, ना कि तोडाई से। उसके जैसे थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मोमोरो बोलता है तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है क्या? उनको भी तो पता चलने दो कि तुम कैसे प्रिटेंड कर रहे थे। मोमोरो कहता है तुम भी तो ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि तुमको लव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जबकि सच बात तो ये है कि तुम्हें आज तक कोई लड़की मिली ही नहीं। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। सुमी उनको लड़ाई करने से रोकती है। मामूरो नाराज होकर बाहर चला जाता है पर एरी उसे रोकने आती है। मामूरो बोलता है मुझे पता है तुम उन दोनों में से किसी को चूज करोगी क्योंकि वो रिच है। एरी बोलती है मुझे शुरू से ही सब कुछ पता था, मैं तुमसे दोस्ती इसीलिए की थी क्योंकि तुम एक काइंड पर्सन हो। अब सीन यहीं पे शिफ्ट होकर हमें सुमी को दिखाया जाता है। वो ओसामू को हेल्प के लिए थैंक्स बोलकर खाना देती है।
वो कहती है काइतो की मॉम है, मैं इस फैमिली की मॉम हूँ, वैसे तुम्हें मामूरा से जाकर माफी मांगना चाहिए। ओसामू बोलता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब से हम लोग तुम तीनों लड़कियों से मिले हैं तब से सब कुछ बदल गया है। केंतो भी उस दिन तुम्हारे लिए अपना प्रेजेंटेशन छोड़कर चला आया था। सुमी को इस बारे में पता चलने के बाद वो केंतो से जाकर माफी मांगती है अपने बिहेवियर की वजह से। केंतो बोलता है मुझे भी तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। अब उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और केंतो उसे एमुलेट देता है। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी चलते चलते रुक जाता है और हासेगावा को फोन करके बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो भागते हुए कैफे में आता है जहाँ पे केंतो अभी तक काम कर रहा था। केंतो उसे देखकर पूछता है तुम वापस क्यों आ गए? ताकुमी पूछता है सुमी कहाँ है, तुम्हें उससे क्या चाहिए? ताकुमी कुछ जवाब ना देकर अंदर जा रहा था। केंतो उसे रोककर बोलता है उस दिन मैं इसीलिए चला गया था क्योंकि मुझे तुम दोनों को देखकर जेलस फील हुआ। ताकुमी बोलता है क्या तुम उससे प्यार करते हो? अगर नहीं करते हो तो उससे दूर रहो, समझे? केंतो बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम उससे दूर रहा करो और उसकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। ताकुमी उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसको देखता है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं एरी और रिसा सुमी के पास आते हैं। वो दोनों उसकी जगह कैफे में काम करने आई थी क्योंकि वो स्टैंड अप पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए टोक्यो जाने वाली थी। तभी काइतो स्कूल जाने के लिए निकलता है तो एरी और रिसा उसे देखकर हेलो बोलती हैं, पर वो उनको इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। सुमी कहती है आज सुबह से ही वो ऐसे बिहेव कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा, जाने दो। सुमी ठीक है बोलती है। इसके बाद वो टोक्यो आती है। केंतो उसे मैसेज करके पूछता है तुम्हारे वहाँ का वेदर कैसा है? सुमी कहती है ठीक ही होगा, ऐसे क्यों बोल रही हो? सुमी कहती है क्योंकि मैं अभी टोक्यो में हूँ। केंतो ये सुनकर उसे फोन करके पूछता है तुम एग्जीबिशन के बाद क्या करने वाली हो? कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? सुमी थोड़ा सोचने के बाद हाँ बोलती है। केंतो ये सुनकर खुश हो जाता है। अब सुमी एग्जीबिशन देखने जाती है। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद वो बाहर चली आती है और एक जगह बैठकर खाना खाती है। तभी उसकी नज़र एक प्रेग्नेंट लेडी पे जाती है जो कुछ सामान उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, लेकिन ज्यादा सामान उठाने की वजह से वो गिरने ही जा रही थी कि सुमी आकर उसे बचा लेती है और उसकी हेल्प करती है। इसके बाद हम मामूरो और ओसामू को देखते हैं। मामूरो कहता है अब मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, इसीलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया है। ओसामू पूछता है क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कर रहे हो? नहीं, मैं आयरी के लिए कर रहा हूँ, मैं उसे डेट पे लेकर जाना चाहता हूँ। अब सुमी उस लेडी को हेल्प करने के बाद अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता है। सुमी एक आदमी से मूवी थिएटर के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे थिएटर का नाम बताने को बोलता है, पर सुमी को पता नहीं था, इसीलिए कुछ नहीं बता पाती है। इसके बाद हमें ताकुमी को दिखाया जाता है। वो कैफे में आता है तो देखता है सुमी वहाँ पे नहीं है, उसके जगह आयरी और रिसा काम कर रही है। आयरी कहती है सुमी टोक्यो गई है एग्जीबिशन देखने के लिए। फिर वो दोनों सुमी के डर से कहते हैं अगर सुमी और केंतो डेट करेंगे तो कैसा होगा। ताकुमी केंतो का नाम सुनकर बहुत जेलस फील करता है। वही दूसरी तरफ बेचारी सुमी सैड होकर बैठी थी। तभी उसे केंतो की वॉइस सुनाई देती है जो चिल्ला चिल्ला कर उसे बुला रहा होता है। सुमी केंतो को देखकर खुश हो जाती है और वो भी उसका नाम लेकर बुलाती है। केंतो उसे देखकर नीचे आता है तो सुमी भागकर उसके पास जाती है और गले लगा लेती है। केंतो सुमी को उसका फोन देता है। सुमी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ और फोन कैसे मिला? केंतो बोलता है तुम्हारा फोन जिसको मिला था उसने मुझे दिया और मैं टोक्यो का सब जगह अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ पे नहीं हो तो ज्यादा दूर नहीं जा सकती हो, इसीलिए ढूंढ पाया। फिर वो सुमी को एक जगह लेकर आता है जहाँ पे वो उसे सिटी का नजारा दिखाता है। सुमी अपनी लाइफ में पहली बार इतना चमक देख रही थी, इसीलिए खुश हो जाती है। वो केंतो से माफी मांगती है मूवी कैंसिल करने के लिए। केंतो बोलता है मूवी फिर कभी देखने जा सकते हैं, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी अगर मूवी देखने चले जाते तो मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम नहीं बिता पाता। सुमी बोलती है, मुझे लगा तुम मूवी कैंसिल करने की वजह से गुस्सा होगे। मैं गुस्सा नहीं था, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर वेट कर सकता हूँ। सुमी पूछती है, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। सुमी उसकी बातें सुनकर हंसती है। फिर सुबह वो वापस चली आती है तो उसके पास ताकुमी आता है। वो सुमी से कहता है, कल तुमने बहुत मजे किए होगे ना? क्या वहाँ पे केंतो भी आया था? सुमी हाँ बोलती है और टोक्यो सिटी के बारे में बहुत तारीफ करने लगती है। ताकुमी बोलता है, तुम्हें टोक्यो बहुत पसंद है क्या? ठीक है तो फिर अगले बार हम दोनों साथ चलेंगे, तुम्हें मैं घुमाने ले जाऊंगा। सुमी उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे हैरानी से देखती है। तभी उसके डैड आकर बोलते हैं, ताकुमी तुम भी आ जाओ, लंच साथ में करते हैं। ताकुमी हाँ बोलकर ऊपर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे हसागावा आती है, लेकिन इस बार ताकुमी उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। सुमी ताकुमी और हसेगावा को खाना देकर काम करने में लग जाती है। हसेगावा ताकुमी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर बोलती है, तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि तुम मुझसे नहीं सुमी से प्यार करते हो। ताकुमी ये सुनकर सुमी को देखने लगता है। फिर अगले दिन सुमी वेडिंग बोर्ड को रखते टाइम गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे केंतो आकर बोर्ड को पकड़ लेता है। सुमी उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पे कैसे आए? केंतो बोलता है, काइतो ने मुझे बुलाया है, वो कुछ बताना चाहता है। तभी वहाँ पे काइतो आता है अपनी गर्लफ्रेंड अकीका को साथ में लेकर। वो उनको बताता है कि अकीका माँ बनने वाली है। केंतो और सुमी का तो ये सुनकर होश ही उड़ जाता है। अब सीन यहीं पे कट होकर हमें एरी को दिखाया जाता है। वो कंपटीशन की वजह से बहुत परेशान थी। तभी उसके पास ओसामू आता है और फ्लावर्स देता है। एरी को तो ये देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ओसामू उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया है। वो कहती है, तुम रूड दिखते हो लेकिन हो नहीं, रियल में तुम एक काइंड पर्सन हो। दरअसल ओसामू उससे माफी मांगने आया था, लेकिन वो कभी भी किसी से माफी नहीं मांगा था, इसीलिए हिचकिचा रहा था। पर जैसे तैसे करके वो एरी से माफी मांग लेता है और कहता है, मैं बाद में उस जंगली लड़की से भी माफी मांग लूंगा। वो सुमी के बारे में बोल रहा था। उसे जब पता चलता है कि एरी कंपटीशन के लिए परेशान है, वो उसको मोटिवेट करता है। हम देखते हैं उन दोनों को चुपके से मोमोरो देख रहा था। वो भी एरी के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। इसके बाद हम रिसा को देखते हैं। वो हारुकी को पार्क में लेकर आई थी। वहाँ पे फिर से उसकी मुलाकात हायाकावा से होती है। हारुकी जब खेलने चला जाता है तो वो दोनों बात करने लगते हैं। रिसा कहती है, मुझे इस तरह से बात करने में ऑकवर्ड फील होती है, चलो आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। हायाकावा बोलता है, ठीक है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम कहीं घूमने जाते हैं, हारुकी को साथ में लेकर। मैं हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे भुलाना नहीं चाहता हूँ। तभी वहाँ पे रिसा का एक्स हस्बैंड आ जाता है। रिसा उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सुमी को दिखाया जाता है। उसने अपने डैड को काइतो के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन तभी वहाँ पे अकीका के पेरेंट्स उसे लेकर आ जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं। सुमी के डैड को सच पता चलने के बाद वो उनसे काइतो के तरफ से माफी मांगते हैं। अकीका के पेरेंट्स बोलते हैं, अगर आपने काइतो को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो लोग सुमी को भी बहुत बातें सुनाते हैं। केंतो सुमी को डिफेंड करने का ट्राई करता है तो वो लोग उसे आउटसाइडर बोलकर चुप करवा देते हैं। सुमी उनके सामने नील डाउन होकर माफी मांगती है और कहती है, अकीका की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगी। सुमी के डैड भी उनके सामने झुककर माफी मांगते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर अकीका सबके सामने माफी मांगकर सच बता देती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो काइतो का नहीं है, वो जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ का एक लड़का का है। काइतो बेचारा तो सिर्फ उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। अब सीन यहाँ पे कट हो जाता है। इसके बाद हम केंतो और सुमी को बीच पे देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों काइतो के बारे में बात कर रहे होते हैं। केंतो बोलता है, तुमने काइतो को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सुमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब केंतो उसे फाइनली बता देता है कि वो उसे प्यार करता है। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं सुमी अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि केंतो ने उसे प्रपोज किया। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। सुमी कहती है, पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। एरी और ईसा कहती हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, रिजेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब सुमी घर आती है तो उससे मिलने ताकुमी आता है। वो एक चेयर लेकर आया था।
सुमी उसे चेयर ठीक करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पे उसके डैड भी आते हैं। वो चेयर को देखकर खुश हो जाते हैं। सुमी कहती है, डैड आपको हमेशा ताकुमी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो भी अपने काम में बहुत बिजी रहता है। ताकुमी बोलता है, मैं तुम्हारा सामान एनी टाइम ठीक कर सकता हूँ, जिंदगी भर भी कर सकता हूँ। सुमी सोचती है इसे हो क्या गया है। इसके बाद हम एरी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो कंपटीशन हार गई, पर वो इसके लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि वो ओसामू के बातों से मोटिवेट हो गई थी। उसकी एक फ्रेंड उसे देखकर कहती है, मैंने तुम्हें इतना पॉजिटिव पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर बोलता है, एरी तुम्हारे पास एक कस्टमर आया है हेयर कट करवाने के लिए। एरी अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पे ओसामू आया है अपने हेयर कट करने के लिए। एरी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। सीन यहीं पे कट होकर हमें सुमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे केंतो उन सब के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, लेकिन ताकुमी आइसक्रीम खाने से मना कर देता है। वो बाहर आकर सुमी से कहता है, काइतो केंतो के साथ बहुत घुल मिल गया है। सुमी हाँ बोलकर कहती है, काइतो भी टोक्यो में जाना चाहता है स्टडी के लिए। ताकुमी बोलता है, टोक्यो सच में इतना अच्छा है क्या? वहीं दूसरी तरफ एरी ओसामू के बाल काटने से डर रही होती है। वो कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं कंपटीशन हार गई, फिर भी तुम मुझसे बाल क्यों कटवाना चाहते हो? ओसामू बोलता है, तुम डरो मत, तुम्हारे पास हेयर स्टाइलिस्ट का लाइसेंस तो है ना। एरी ठीक है बोलकर उसका बाल काटती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा को दिखाया जाता है। वो हारुकी के साथ पार्क में आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात हायाकाबा के फ्रेंड से होती है। हारुकी पूछता है, डॉक्टर अंकल कहाँ गए? वो लोग बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब है। हारुकी ये सुनकर उससे मिलने जाने के लिए जिद करता है, इसीलिए रिसा हायाकाबा के घर आती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? हायाकाबा बोलता है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रिसा अंदर आकर उसके लिए खाना बनाती है। हायाकाबा उसे थैंक्स बोलता है। वो हारुकी से पूछता है, तुम अपनी मॉम को कुक करने में हेल्प करते हो क्या? रिसा कहती है, हारुकी बड़े होकर शेफ बनना चाहता है। हारुकी मना करके बोलता है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ अंकल के तरह। हायाकाबा ये सुनकर खुश हो जाता है। अब हम केंतो को देखते हैं। उसे उसकी मॉम फोन करके बोलती है, तुम फिर से वहाँ पे क्यों गए हो? जल्दी से वापस आ जाओ। केंतो ठीक है मॉम बोलता है। फिर सुबह वो कैफे में आता है तो सुमी के डैड उसे साथ खाने के लिए बुलाते हैं। केंतो ये सुनकर हाँ बोलता है। केंतो को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकुमी भी आता है। वो कुछ खाने का सामान लेकर आया था जो उसकी मॉम ने भेजा था। सुमी के डैड उसे कहते हैं, आ जाओ तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। ताकुमी केंतो के पास जाकर बैठ जाता है। सुमी के डैड केंतो से कहते हैं, ताकुमी बचपन से ही हमारे साथ ऐसे बैठकर खाना खाता है। वो ये भी बताते हैं कि सुमी और ताकुमी बचपन में एक साथ ही हॉट बाथ लेते थे। केंतो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। लंच करने के बाद केंतो सुमी की हेल्प करता है। तभी काइतो को कहीं जाता हुआ देख वो पूछता है, काइतो कहाँ जा रहा है? सुमी कहती है, वो अपने फ्रेंड के पास जा रहा है शूटिंग स्टार देखने के लिए। केंतो ये सुनकर सुमी से पूछता है, क्या हम दोनों एक साथ शूटिंग स्टार देख सकते हैं? सुमी हाँ बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ओसामू को दिखाया जाता है। उसके पास एक डॉक्टर आकर बोलता है, तुम्हारे नाम पे नर्स कंप्लेन कर रही थी। दरअसल उसने एक पेशेंट को सर्जरी से पहले बता दिया था कि उसमें वो मर भी सकता है, जिस वजह से पेशेंट बहुत डर गया था। ओसामू कहता है, मैंने तो सच बताया था, वैसे भी हम डॉक्टर्स का ड्यूटी है पेशेंट को सच बताना। डॉक्टर बोलता है, पर तुमने जिस तरह से बताया वो गलत था। हमें तो पता है ना ओसामू का नेचर कैसा है, वो पक्का रूड तरीके से ही बताया होगा। ओसामू इन सब चीजों से बहुत परेशान होकर घर आता है तो देखता है एरी वहाँ पे खड़ी हुई है। वो ओसामू को मोटिवेट करने के लिए थैंक्स बोलने आई थी। वो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आई थी। वो उसको गिफ्ट्स देकर जा रही होती है। ओसामू बोलता है, तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो एक कप टी पी कर जाना। एरी हाँ बोलकर अंदर जाती है। एरी टी पीने के बाद वहाँ से जा रही होती है। ओसामू उसे रोककर कहता है, बहुत लेट हो गया है, तुम इतने रात को अकेली कैसे जाओगी? एक काम करो, आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। एरी थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ बोलती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। एरी कहती है, मैं पहले सोचती थी तुम्हारे जैसे लड़के को केंतो और मोमोरो ने कैसे दोस्त बना लिया, जबकि तुम उनसे बहुत अलग हो।
पर अब पता चला कि उन दोनों ने भी शायद वही देखा था जो मैं देख पा रही हूँ। ओसामू पूछता है क्या देख पा रही हो? यही कि तुम अंदर से कितने नरम हो। ओसामू खुश होकर बोलता है सिर्फ केंतो और मोमोरो ही मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं। ज्यादातर लोग मुझे डिसलाइक ही करते हैं और अवॉइड भी करते हैं। केंतो और मोमोरो ही मेरे साथ हैंग आउट करते हैं। एरी उसकी सारी बातें सुनकर बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रही थी पर ओसामू ये गलत है बोलकर उसको रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ केंतो और सुमी शूटिंग स्टार देखने के लिए बैठे हुए थे। केंतो कहता है मैं ताकुमी से बहुत जलता हूँ, मैं उससे कभी नहीं जीत पाऊंगा, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करता रहा तो शायद एक दिन मैं जीत जाऊं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें एरी और ओसामू को दिखाया जाता है। हम देखते हैं एरी बहुत सैड होती है। अब डोर कोई नॉक करता है तो ओसामू ओपन करने जाता है। वो देखता है मामूरो वहाँ पे आया है, इसीलिए जल्दी से एरी के चप्पल को छुपा देता है। वो मामूरो को अंदर आने नहीं देता है। मामूरो बोलता है पर मेरा एक बुक अंदर रह गया है, रुको मैं लेकर आता हूँ बोलकर ओसामू बुक लेने आता है। लेकिन मामूरो भी अंदर चला आता है और एरी को देख लेता है। एरी के वहाँ से जाने के बाद ओसामू उसे सब कुछ बता देता है। मामूरो बोलता है तुमने किस करने से मना क्यों कर दिया? तुम्हें पता भी है वो क्या फील कर रही होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया क्या बोलकर वो बेड पे बैठ जाता है। अब हम रिसा को देखते हैं। उसके पास उसका एक्स हस्बैंड आकर बोलता है चलो हम दोनों फिर से साथ में रहते हैं। मैं हारुकी को बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ और उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। दरअसल उसने अपने काम के चलते उन दोनों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पा रहा था, इसीलिए रिसा ने उसको डिवोर्स दे दिया था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ केंतो सुमी से पूछ रहा होता है तुमने मेरे सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया? हम देखते हैं सुमी भी केंतो को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोल देती है और वो दोनों किस करते हैं। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं सुमी के डैड को किसी का कॉल आता है तो वो उन दोनों से दूर जाकर बात करते हैं। उनके वापस आने के बाद सुमी पूछती है आप किससे बात कर रहे थे डैड? वो कहते हैं तुम्हारी मॉम से, वो यहाँ आना चाहती हैं तुम लोगों को देखने के लिए। काइतो ये सुनकर बोलता है मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, 7 सालों से वो हमसे दूर है तो अब क्यों आना चाहती हैं? उसके डैड बोलते हैं वो कभी कभी फोन करके तुम दोनों के बारे में पूछती थी, माफ करना मैंने ये बात तुमसे छुपाया था, अगर मैं इस बारे में बताता तो तुम दोनों सैड हो जाते। काइतो बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। सुमी कहती है इसका मतलब तुम उनसे मिलना चाहते हो तो फिर उनको यहाँ आने देते हैं। काइतो मुस्कुरा के हाँ बोलता है। फिर अगले दिन उसकी मॉम आती हैं। सुमी और उसके डैड तो खुश होते हैं पर काइतो अब भी नाराज था। उसकी मॉम कहती है माफ करना मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाई, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। अब फाइनली काइतो उनसे बात करता है। फिर सब लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। सुमी की मॉम बोलती है तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। सुमी कहती है मैं बस आपके तरह खाना बनाना चाहती हूँ। डिनर के बाद सुमी की मॉम उसकी बहुत तारीफ करती हैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करने के लिए। वो पूछती हैं क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ बल्कि मैं खुश हूँ कि आप हमसे दोबारा मिलने आई हैं। अब सुबह ताकुमी कैफे में आता है तो सुमी के मॉम उसे देखकर बोलती हैं तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। काइतो बोलता है ताकुमी लड़ाई करने में भी बहुत अच्छा है। ताकुमी बोलता है अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करता हूँ। सुमी की मॉम कहती हैं तुम और सुमी भी बहुत लड़ाई करते थे, वैसे क्या तुम दोनों सच में शादी करने वाले हो? सुमी बचपन में हमेशा बोलती थी कि वो बड़ी होकर तुमसे शादी करेगी। सुमी हंसकर कहती है हम दोनों सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड है मॉम। काइतो बोलता है सुमी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है केंतो नाम का। सुमी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ टाइम के बाद ताकुमी सुमी के मॉम के पास आता है जो बाहर खड़ी हुई थी। वो उनसे पूछता है सच बताओ आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं उनकी मॉम हूँ इसीलिए बस देखने आई हूँ, पर मैं कैफे को देखकर सरप्राइज हो गई। मैं सोच रही थी कैफे अब तक बंद हो चुका होगा, सुमी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ताकुमी ये सुनकर सुमी को देखता है और कहता है उसने सब कुछ आपके लिए ही किया है। वो स्टडी के साथ साथ कैफे भी संभालती थी क्योंकि कैफे आप और अंकल ने स्टार्ट किया था, वो इसे बंद नहीं करना चाहती है। ताकुमी के जाने के बाद वो काइतो से पूछती है सुमी का बॉयफ्रेंड किस टाइप का बंदा है? काइतो बोलता है वो स्मार्ट है
और टोडाई यूनिवर्सिटी से है। सुमी उससे कैसे मिली स्टैंड अप पेडिंग के थ्रू। वो दोनों केंतो के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे केंतो आ जाता है। काइतो कहता है ये लो केंतो आ गया। उसकी मॉम केंतो को हेलो बोलकर बताती है कि वो सुमी की मॉम है। केंतो ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। तभी सुमी भी आ जाती है। केंतो सुमी से अकेले में पूछता है तुम अपनी मॉम को अचानक से देखकर सरप्राइज नहीं हुई क्या? सुमी कहती है सच बताऊं मैं अभी तक उनको लेकर कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि उनके बगैर रहने का आदत जो पड़ गया है, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा को दिखाया जाता है। उसके पास हायकाबा आता है और कुछ खाने का सामान देकर थैंक्स बोलता है। रिसा कहती है इसकी क्या जरूरत है, तुमने मेरा ख्याल रखा, इतना तो बनता है यार। रिसा थैंक्स बोलकर हंसती है। इसके बाद हमें मामूरो को दिखाया जाता है। वो एरी से मिलने आया था। असल में वो ओसामू के बारे में बताने के लिए आया होता है। मामूरो बोलता है ओसामू ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तुम्हें तो पता है ना वो कैसा लड़का है, उसने आज तक सही से किसी लड़की से बात तक नहीं किया है। एरी बोलती है गलती मेरी है, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, पर मैं क्या करूं यार, पहली बार किसी को दिल से चाहा है ना, इसीलिए कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मामूरो बोलता है तुम्हें ओसामू के बारे में कुछ भी पूछना हो ना मुझे बोल देना, मैं सब कुछ बताऊंगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है, लेकिन एरी उसे रोककर बोलती है सिर्फ इसीलिए आए थे क्या? पहली बार किसी को अपने फ्रेंड के लिए इतना सब कुछ करता हुआ देख रही हूँ। मामूरो उसको कैसे बताए कि वो भी उसे पसंद करता है और उसकी खुशी के लिए ही इतना सब कुछ कर रहा है। एरी के बार बार पूछने से वो कहता है तुमने मेरी बहुत हेल्प किया है, तुम्हें मेरी रियलिटी पता होने के बाद भी मुझसे दोस्ती करी, इसीलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें केंतो को दिखाया जाता है। वो कैफे में आता है तो सुमी की मॉम को देखता है जो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो केंतो को देखकर बोलती हैं मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? केंतो हाँ बोलता है। सुमी की मॉम बताती है कि वो पैसों के लिए यहाँ वापस आई है। उसने बहुत सारे पैसे उधार लिया है, पर यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि सुमी के पास भी ज्यादा सेविंग्स नहीं है। वो केंतो को हेल्प के लिए पूछती है, पर केंतो को सच पता चलने के बाद वो हेल्प करने से मना कर देता है और बोलता है सुमी इसके लिए हाँ नहीं बोलेगी। अब थोड़ी देर बाद सुमी को रिसा कॉल करके बताती है कि हारुकी कहीं नहीं मिल रहा है। ये बात सुनते ही सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सुमी रिसा के पास आकर पूछती है हारुकी मिला क्या? रिसा बोलती है मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। फिर वो रिवर के पास जाती है तो उसके पास हायकाबा आता है। वो अभी हारुकी को ढूंढ रहा था। वो पूछता है क्या वो रिवर के पास खेलता है? नहीं, मैंने उसे साफ साफ मना किया है अकेले पानी के पास ना जाने के लिए। अब उसका एक्स हस्बैंड का कॉल आता है। वो बताता है कि हारुकी उसके पास है। दरअसल हारुकी अकेले ही अपने डैड से मिलने टोक्यो चला गया था। हारुकी सेफ है जानकर रिसा थोड़ा रिलैक्स फील करती है। रिसा समझ जाती है कि हारुकी को एक डांट के कितना जरूरत है, इसीलिए हायकावा से कहती है आज से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बेचारा हायकावा सिचुएशन को समझते हुए ठीक है बोलता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। अब रिसा सुमी को भी बता देती है कि हारुकी मिल गया है। सुमी घर वापस आती है तो देखती है उसकी मॉम पैसे निकालकर गिन रही थी। सुमी पूछती है मॉम आप ये क्या कर रही हैं? उसकी मॉम बोलती है मैं बस कुछ पैसे उधार लेना चाहती थी। सुमी कहती है वो पैसे हमारे कैफे के लिए है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मॉम? क्योंकि मैंने पैसे उधार लिए हैं इसीलिए वहाँ से भाग आई, ये सोचकर कि तुम लोगों से कुछ पैसे उधार लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। सुमी को तो यकीन नहीं होती है कि उसकी मॉम उनके लिए नहीं पैसों के लिए आई है। वो पूछती है क्या आपको सच में हमारी कोई जरूरत नहीं है? चिंता मत करो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। अब सुमी कैफे का पैसे उनको देकर बोलती है काइतो और डैड को मत बताना कि आप सिर्फ पैसों के लिए आई थी। उसकी मॉम इतनी सेल्फिश थी कि पैसे मिलते ही घर छोड़कर चली जाती हैं। बेचारी सुमी का तो दिल टूट जाती है। उसको जाते हुए केंतो भी देख लेता है और अंदर आता है। थोड़ी देर बाद उसके डैड और काइतो भी आते हैं। काइतो पूछता है मॉम कहाँ है? सुमी झूठ बोलती है कि मॉम को कुछ जरूरी काम था इसीलिए चली गई। काइतो ये सुनकर सैड हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एरी और ओसामू को दिखाया जाता है। ओसामू उसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहा था और फाइनली जैसे तैसे करके एरी को डेट पे चलने के लिए पूछता है। एरी खुश होकर डेट पे जाने के लिए
हाँ बोलती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग चल रहे थे। एरी ये देखकर बोलती है, क्या तुम मेरे हाथ पकड़कर चल सकते हो? ओसामू एरी के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। एरी उसे देखकर बहुत हंसती है। ओसामू बोलता है, हंसो मत यार। अब फाइनली वो दोनों भी एक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंतो सुमी को अपने घर लेकर आता है। सुमी उसके सामने खुश होने का नाटक कर रही होती है। केंतो बोलता है, कम से कम मेरे सामने तो अपनी दुख को मत छुपाओ। उसके ऐसे बोलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है, जो देखकर केंतो उसे संभालता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं सात्सुकी नाम की एक लड़की केंतो को आकर गले लगा लेती है। हमें पता चलता है वो केंतो की फ्रेंड है जो यूएस में रहती है, लेकिन अब वो केंतो के साथ मिलकर काम करने आई है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सुमी, एरी और रिसा को दिखाया जाता है। तीनों लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी वहां पे ताकुमी आता है। रिसा उसे देखकर उनके पास बैठने को बोलती है। वो सब मिलकर अपने स्कूल टाइम की बातों को याद करने लगते हैं। उसके बाद एरी और रिसा चली जाती हैं। अब काइतो आकर बोलता है, सुमी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क्स जलाने जा रहा हूँ। सुमी कहती है, जाओ पर ज्यादा देर तक बाहर मत रुकना। काइतो ठीक है बोलकर चला जाता है। सुमी ताकुमी से पूछती है, क्या तुम फायरवर्क्स जला चुके हो? ताकुमी नहीं बोलता है। सुमी कहती है, मैंने भी नहीं जलाया। वैसे हम दोनों अक्सर साथ में ही फायरवर्क्स जलाया करते थे। ताकुमी हंसकर हाँ बोलता है और वहाँ से आकर हासेगावा को फोन करता है। वो उससे कहता है, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? हासेगावा हाँ बोलती है और मिलने आती है। ताकुमी उसे कहता है, लास्ट टाइम तुमने बोला था मैं तुमसे नहीं सुमी से प्यार करता हूँ। उस दिन से ही मैं इस बारे में सोचता आ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे रियलाइज्ड हो गया कि मैं सच में सुमी से प्यार करता हूँ। हासेगावा हंसकर बोलती है, तुम्हें सच पता चलने में कितना टाइम लग गया? तुमको बहुत लेट समझ आता है। मैं तो शुरू से ही इस बारे में जानती थी। ताकुमी बोलता है, पर मैंने ये झूठ नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जब स्कूल में मेरी और एक बच्चे की लड़ाई हुई थी, उस टाइम कोई भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ। उस बच्चे की ही गलती थी। उस टाइम सिर्फ आप ही थी जिसने मुझ पर यकीन किया। कैसे नहीं करती? मुझे पता था उस दिन तुम सुमी के लिए लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उस बच्चे ने उसकी मॉम के बारे में गलत बातें बोला था। तुम हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते थे। ताकुमी उसको थैंक्स बोलकर कहता है, आज आपकी वजह से ही मुझे ये पता चला कि मैं सुमी से प्यार करता हूँ। हासेगावा बोलती है, आज से हम दोनों का रिश्ता स्टूडेंट और टीचर का ही रहेगा। ताकुमी हंसकर यस मैम बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एरी और ओसामू को दिखाया जाता है। वो दोनों सुमी के कैफे में आए थे। एरी पूछती है, मोमुरो कैसा है? ओसामू कहता है, वो दिन भर सिर्फ स्टडी कर रहा है। वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है स्टडी के लिए। वैसे क्या तुम मेरी एक काम करोगी? एरी हाँ बोलती है। अब रात को ताकुमी सुमी के पास आता है। सुमी उसे देखकर बोलती है, तुम इतनी लेट को यहाँ पे क्यों आए हो? ताकुमी बोलता है, कुछ नहीं। अब सुमी उसको बियर पीने के लिए देती है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर बियर पीते हैं। अब सुबह ओसामू मामुरो को अपने साथ लेकर आता है। एरी उन दोनों को कैफे के अंदर लेकर आती है। उन लोगों के अंदर आते ही लाइट्स ऑन हो जाती है और सब लोग बाहर निकलकर मामुरो को बर्थडे विश करते हैं। मामुरो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर सब लोग एक एक करके उसको गिफ्ट्स देने लगते हैं। मामुरो सबको थैंक्स बोलता है। उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रिसा पूछती है, तुम तीनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, तो फिर कैसे फ्रेंड्स बन गए? मामुरो बोलता है, स्कूल में हम तीनों एक साथ ही बैठते थे, धीरे धीरे बात भी करने लग गए, उसके बाद फ्रेंड्स बन गए। पर मैं केंतो और ओसामू के बराबरी का नहीं हूँ। ओसामू बोलता है, फ्रेंड्स औकात देकर नहीं बनाया जाता है। उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रिसा कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ओसामू ऐसा बोल रहा है। ओसामू बोलता है, अब बस भी करो यार। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकुमी आता है। वो मामुरो को गिफ्ट देकर बोलता है, सॉरी मैं लेट हो गया। फिर सब लोग मिलकर खूब मस्ती करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हायाकावा आता है। रिसा उसे देखकर कहती है, सुमी क्या तुमने हायाकावा को भी इनवाइट किया था? सुमी हाँ बोलती है। हायाकावा बोलता है, माफ करना आज बहुत काम था इसीलिए लेट हो गया। अब वो रिसा से पूछता है, हारुकी कहाँ है? वो कहता है, हारुकी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। हारुकी बोलता है, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है, मुझे पता है, फिर भी मैं तुमको गिफ्ट देना चाहता हूँ।
वो उसको स्टेथोस्कोप देता है। हारुकी पूछता है क्या इसको डॉक्टर यूज करते हैं? वो हाँ बोलता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद एरी ओसामू और मामूरो को छोड़ने आती है। मामूरो एरी को थैंक्स बोलता है तो एरी पूछती है किस लिए थैंक्स बोल रहे हो? मामूरो कहता है ओसामू ने मुझे बोला, वो सब तुमने ही तो सजेस्ट किया था। एरी ओसामू की तरफ देखती है तो वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर एरी बता देती है कि पार्टी का आइडिया उसका नहीं ओसामू का था। मामूरो ये सुनकर ओसामू के गले लग जाता है और कहता है तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे मैं तुमको ग्रैंड पार्टी दूंगा। उन दोनों को देखकर एरी हंसती है। वहीं दूसरी तरफ केंतो और ताकुमी मिलकर सुमी की हेल्प कर रहे थे। सुमी केंतो से पूछती है आज तुम टोक्यो चले जाओगे क्या? केंतो हाँ बोलता है और कहता है क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? सुमी हाँ बोलती है। उन दोनों की सारी बातें ताकुमी भी सुन रहा था। अब काइतो आकर सुमी को बाहर बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। उसके जाने के बाद ताकुमी केंतो के पास आकर बोलता है मैं हेल्प कर दूं क्या? केंतो हंसकर थैंक्स बोलता है। ताकुमी कहता है जब भी सुमी तुमको देखती है बहुत खुश हो जाती है। मैंने बहुत दिनों से उसको इतना खुश होते हुए नहीं देखा था, पर वो हमेशा लोगों के सामने खुश रहने का दिखावा करती है जबकि वो अंदर से बहुत सैड होती है। अब सुमी वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सात्सुकी भी आती है। उसका पास में ही एक अपॉइंटमेंट था, इसीलिए केंतो से मिलने चली आई। असल में वो सुमी से मिलने आई थी क्योंकि उसको पता था कि सुमी केंतो की गर्लफ्रेंड है। अब केंतो को ऑफिस से कॉल आता है। वो सात्सुकी से कहता है हमें जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। वो कहती है मेरे पास लैपटॉप है। सुमी बोलती है तुम दोनों यहाँ पे काम कर सकते हो, आज मेरा कैफे बंद है। वो दोनों उसको थैंक्स बोलकर काम करने में लग जाते हैं। केंतो और सात्सुकी को सुमी थोड़ा सा सैड होकर देख रही होती है और उसको ताकुमी काम खत्म होने के बाद केंतो चला जाता है। अब रात को सुमी उसके कॉल का वेट कर रही थी, पर तभी वहाँ पे ताकुमी फायरवर्क्स लेकर आता है। फिर वो दोनों मिलकर फायरवर्क्स जलाने लगते हैं। ताकुमी सुमी को सैड देखकर कहता है केंतो का कॉल नहीं आया क्या? अगर उसने नहीं किया तो तुम कर लो। सुमी बोलती है वो बहुत बिजी होगा, पर तभी केंतो उसे कॉल करता है। ताकुमी कहता है जाओ बात कर लो। अब सुमी खुश होकर केंतो से बात करने लगती है, लेकिन केंतो को बात करता हुआ देख सात्सुकी सैड हो जाती है। सिर्फ वही नहीं, ताकुमी भी सैड होकर सुमी को देख रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं सुमी के डैड उससे कह रहे होते हैं तुम कैफे की चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो और समर एंड होने से पहले एंजॉय करो। सुमी उनको थैंक्स बोलकर कहती है अब मैं आराम से क्लीनिंग कर सकती हूँ। उसके डैड बोलते हैं मैंने तुमको एंजॉय करने के लिए कहा है, काम करने के लिए नहीं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकुमी आता है। वो ताकुमी को बताती है कि उसके डैड ने उसे काम से छुट्टी दिया है। ताकुमी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसीलिए बस फोन चला रही हूं। ताकुमी बोलता है तुम्हें वही करना चाहिए जो तुमको पसंद है। सुमी बोलती है यार ये बहुत मुश्किल काम है। फिर वो अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए बोलती है मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसको कंसर्ट के बारे में याद आती है। वो ताकुमी को भी इस बारे में बताती है, लेकिन कंसर्ट का टिकट बुक हो चुका था, इसीलिए वो सैड होकर बोलती है कोई बात नहीं, एरी आ रही है, उसके साथ ही मैं टाइम पास कर लूंगी। ताकुमी को उसके लिए खराब लगता है। अब वो लंच करने के लिए आता है और टिकट को देखने लगता है। काइतो वो देखकर बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी कंसर्ट पसंद है। ताकुमी बोलता है मैं एक फ्रेंड के लिए देख रहा हूँ। काइतो बोलता है तुम्हें केंतो से हेल्प लेनी चाहिए, रुको मैं उसे अभी फोन करता हूँ। ताकुमी उसे रोककर बोलता है मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद बात कर लूंगा। फिर वो केंतो को फोन करके सब कुछ बता देता है। ताकुमी को पहली बार फोन करता हुआ देख वो खुश हो जाता है। अब रात को आइरी सुमी के पास आती है। हम देखते हैं वो ओसामू से बात कर रही होती है, लेकिन वो खुश दिखाई नहीं दे रही थी। वो सुमी से कहती है ओसामू डेली मुझे फोन करता है, मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। सुमी कहती है ये तो अच्छी बात है ना। नहीं यार, मेरा जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था मैं उसको फोन करती थी, ना कि वो, पर ओसामू अलग है जो मुझे बहुत अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ मामूरो ओसामू से कह रहा होता है तुम्हें उसे ऐसे डेली फोन नहीं करना चाहिए। ओसामू बोलता है पर हम दोनों तो डेट कर रहे हैं ना। मामूरो कहता है शायद वो ऐसे नहीं सोचती होगी। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें केंतो को दिखाया जाता है। वो टिकट्स को देख रहा होता है। सात्सुकी वो देखकर पूछती है तुम्हें कंसर्ट पे जाना पसंद है क्या? सुमी जाना चाहती है। ओ ऐसा है क्या? हाँ, पर टिकट्स तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है।
सात्सुकी कहती है मेरी एक फ्रेंड है, उसे ऐसे कंसर्ट पे जाना बहुत पसंद है, जरूर उसके पास टिकट्स होंगे, मैं उससे पूछती हूँ। केंतो उसे थैंक्स बोलता है। फिर सुबह सात्सुकी सुमी को फोन करके टिकट्स के बारे में बता देती है। सुमी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? मुझे केंतो ने बताया, ताकुमी ने उसे कॉल किया था टिकट्स के लिए। सुमी उसका नाम सुनकर सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद हमें एरी को दिखाया जाता है। उसे ओसामू का बार बार कॉल आ रहा था। पहले तो वो उसके कॉल्स को इग्नोर कर देती है, पर बाद में उठाकर बोलती है देखो यार, मुझे स्टडी पे फोकस करना है, तुम बार बार ऐसे फोन करोगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तुम भी तो काम में बहुत बिजी रहते हो ना। बेचारा का तो ये सुनकर दिल टूट जाता है। और सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा, उसके हस्बैंड और हारुकी को दिखाया जाता है। वो लोग कैफे आए होते हैं, तभी वहाँ पे हायाकावा अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। हारुकी उसे देखकर खुश हो जाता है। रिसा के हस्बैंड बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। रिसा कहती है ये हारुकी के डॉक्टर हैं। अरे हाँ, अब याद आ गया। फिर वो दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। हारुकी कहता है आप हमारे साथ लंच करना। हायाकावा कहता है तुम अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, इसीलिए सिर्फ तुम तीनों को ही लंच करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो दूसरे टेबल पे चला जाता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं रिसा का तो डिवोर्स हो चुका है ना, तो फिर तुम उससे अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते हो? पर हायाकावा कुछ जवाब नहीं देता है। हम देखते हैं रिसा के हस्बैंड को इस बारे में डाउट होने लगता है, इसीलिए वो कहता है क्या तुम डॉक्टर को पसंद करती हो? देखो तुमने पहले भी अपनी लाइफ की बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी तुम ऐसा करो। अगर तुम उसको पसंद करती हो तो ये अच्छी बात है। रिसा हाँ बोलकर कहती है हायाकावा को इस बारे में पता नहीं है कि मैं उसको पसंद करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी और सुमी टोक्यो पहुंच चुके थे कॉन्सर्ट के लिए। सुमी उसको थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो दोनों केंतो और सात्सुकी के पास आते हैं जो उनके लिए वेट कर रहे थे। फिर चारों मिलकर कॉन्सर्ट पे जाते हैं जहाँ पे सुमी बहुत इंजॉय करती है। उसके बाद वो लोग खाना खाने आते हैं। सात्सुकी कहती है केंतो क्या तुमने अपने पेरेंट्स को सुमी के बारे में बता दिया है? केंतो कुछ जवाब नहीं देता है। वो कहती है लोग प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने फैमिली के वजह से उन लोगों का प्यार अधूरा रह जाता है। ताकुमी बोलता है जब प्यार करने वाले राजी हो तो उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सुमी सात्सुकी की बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, जो देखकर ताकुमी उसको समझाता है। फिर वापस आने के बाद वो उसको एक गिफ्ट देता है। सुमी गिफ्ट देकर बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं। उसके बाद फाइनली ताकुमी ये बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। पर अब ये सब बताने का क्या फायदा, वो तो किसी और का हो चुकी है। इन लोगों को इतना लेट समझ में क्यों आता है पता नहीं। हम देखते हैं सुमी अचानक से ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं सुमी कहती है माफ करना ताकुमी, मैं सिर्फ केंतो से प्यार करती हूँ। ताकुमी बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स बनकर ही रहेंगे। अब केंतो सुमी से मिलने के लिए उसके सिटी में आता है। वो दोनों घूमते हैं और पुरानी बातों को याद करके बहुत मजे करते हैं। फिर केंतो कहता है मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा बोलकर वो उसे सनफ्लावर्स गिफ्ट करता है और बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ ओइरी ओसामू से मिलने आती है और उनके लिए खाना बनाती है। उसकी हेल्प मामूरो भी करता है। ओसामू उन दोनों को देखकर कुछ सोचता है। अब खाना रेडी होने के बाद तीनों मिलकर खाते हैं। इसके बाद हमें सुमी को दिखाया जाता है। केंतो और उसके पेरेंट्स सुमी से मिलने आते हैं। उसके सामने तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं केंतो के डैड उस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत आर्गुमेंट भी हो जाता है, जिससे केंतो बहुत अपसेट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा को दिखाया जाता है। वो और हारुकी हायाकावा से मिलने आए थे। हम देखते हैं हारुकी हायाकावा के साथ बहुत घुल मिल चुका था। वो उसके साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओसामू ओइरी के पास आता है और ब्रेकअप कर लेता है, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है। मामूरो को जब इस बारे में पता चलता है वो ओसामू को बहुत समझाता है, लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था तो कैसे समझता। वो कहता है तुम अब भी ओइरी से प्यार करते हो ना? मामूरो हाँ बोलता है। मामूरो को ओइरी के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए उससे मिलने आता है।
और उसका मूड ठीक करने का ट्राई करता है, जिसमें वो सफल भी होता है। एरी पूछती है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मामूरो हिम्मत जुटा के बता देता है कि वो उसको पसंद करता है। दूसरी तरफ ओसामू एरी को याद करके रो रहा होता है। उसने ब्रेकअप तो कर लिया था पर उसको भुला नहीं पा रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सुमी को दिखाया जाता है। उसके पास सात्सुकी आती है। वो उसको बताती है कि केंतो के डैड को उनका रिश्ता पसंद नहीं है, इसीलिए केंतो कंपनी छोड़ने का डिसाइड किया है, लेकिन उसने इसके लिए बहुत हार्डवर्क किया है। सात्सुकी इनडायरेक्टली ही यह बोलना चाहती थी कि सुमी केंतो से ब्रेकअप कर ले। फिर अगले दिन ताकुमी कैफे आता है तो देखता है सुमी वहाँ पे नहीं है। वो उसके डैड से पूछता है तो वो कहते हैं सुमी किसी काम से बाहर गई है। फिर वो उसको एक अम्ब्रेला देकर सुमी को लाने के लिए भेजते हैं। ताकुमी तुरंत ही सुमी को ढूंढते हुए उसके पास आता है। वो सुमी का फेस देखकर पूछता है, तुम रो रही थी क्या? पर सुमी झूठ बोलती है कि बारिश की पानी के वजह से उसका फेस ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ताकुमी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। अब रोड क्रॉस करते टाइम सुमी एक गाड़ी से टकराने जा रही थी कि तभी ताकुमी उसको बचा लेता है, लेकिन वो खुद इंजर्ड हो जाता है। सुमी उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आती है और उसका ख्याल रखने लगती है, इसीलिए केंतो का कॉल को भी रिसीव नहीं कर पाती है। केंतो को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है और वो सीधे ही उससे मिलने चला आता है। कैफे में आने के बाद उसे ताकुमी के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल आता है। हम देखते हैं ताकुमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। सुमी पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? ताकुमी बोलता है, डॉक्टर ने बताया कि मेरा लक कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये पहले जैसा नहीं होगा और मैं कारपेंटर का भी काम नहीं कर पाऊंगा। सुमी को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। ताकुमी बोलता है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ दोगे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुमी को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए हाँ बोलती है। हम देखते हैं केंतो बाहर खड़ा होके सब कुछ सुन रहा था। अब सुमी हॉस्पिटल से वापस आती है तो उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारे लिए केंतो वेट कर रहा है। सुमी उसके पास जाती है तो वो कहता है, यह गिफ्ट यहाँ पे तो पहले नहीं था। सुमी कहती है, ताकुमी ने मुझे दिया है। अब वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। केंतो कहता है, ये सब ताकुमी के लिए कर रही हो ना? देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है। सुमी कहती है, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कर रही हूँ। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। केंतो ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमी सब कुछ याद करके रोती है। केंतो का भी सेम ही कंडीशन था। कुछ दिनों के बाद ताकुमी डिस्चार्ज होकर वापस आता है तो सुमी उसको घुमाने लेकर आती है। ताकुमी उसके उदास फेस को देखकर पूछता है, तुमने केंतो से ब्रेकअप कर लिया क्या? सुमी हाँ बोलती है। ताकुमी कहता है, देखो तुम गिल्ट की वजह से मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ तुम केंतो से बहुत प्यार करती हो, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं डेफिनेटली ठीक हो जाऊंगा। सीन यहाँ पे कट होकर हमें एरी को दिखाया जाता है। उसके पास ओसामू आता है और माफी मांगकर बोलता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। असल में उसे मामूरो ने ही समझाया था कि वो एरी से कितना प्यार करता है। उस स्टूपिड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एरी उसे माफ कर देती है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ रिसा भी फाइनली हायाकावा को अपने दिल की बात बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। हायाकावा खुश होकर उसे गले लगा लेता है। उसके बाद बारी है सुमी की। हम देखते हैं केंतो अपने डैड से कहता है, मैं सुमी को छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सुमी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है क्योंकि सुमी भी उसके पास आई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मामूरो फाइनली एग्जाम में पास हो गया था। ओसामू भी उसके लिए बहुत खुश हो जाता है। तीनों लड़कियां उनको देखकर खुशी से हंस रहे होते हैं। अब सुमी केंतो के साथ उस जगह पे आती है जहाँ पे वो दोनों पहली बार मिले थे। वो दोनों पुरानी बातों को याद करने के बाद किस करते हैं। इसी के साथ हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।